हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10वीं बोर्ड की किताब से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज के प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे 10वीं की बोर्ड की किताब से प्रश्न हूबहू छपते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची पृष्ठ त्यौहार, सूची सेकंड माह। ए तीज, बी होली, सी अक्षय तृतीया, डी गणगौर। तो तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीज सावन में, होली फाल्गुन में, अक्षय तृतीया वैशाख में, गणगौर चैत्र में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तीज में सावन, होली में फाल्गुन, अक्षय तृतीया में वैशाख और गणगौर हो जाएगी चैत्र में। अब इस प्रश्न का हम 10वीं की बोर्ड में की किताब में देख लेते हैं क्या है। पहला है गणगौर। राजस्थान में गणगौर एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात गौरी पार्वती। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती है। इस प्रकार गणगौर का त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। होली। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्सव व उल्लास से मनाया जाता है। इस प्रकार हमारा होली का प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। बिनाई में कोड़ामार होली खेली जाती है और मेवाड़ में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों द्वारा भगोरिया खेला जाता है। श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। बाड़मेर की पत्थर होली हिलोजी की बारात भी निकाली जाती है। इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सी होली में रोने बिलखने में बदल जाती है। तो ये बाड़मेर की पत्थरमार होली इलोजी की बारात के बाद रोने बिलखने में बदल जाती है। बाड़मेर की पत्थरमार होली। सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नहान का आयोजन भी प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावा के रूप में मानते हैं। तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी
ले डूबी गणगौर अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत सावन माह में तीज से होती है, इसका अंत गणगौर से होता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में सावन माह में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी डी बी है। इसमें पहले स्थान पर हो जाएगा भूमि राजस्व प्राप्तियाँ, स्टाम्प और पंजीकरण प्राप्तियाँ दूसरे नंबर पर, और राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ तीसरे नंबर पर, राज्य माल और सेवा कर प्राप्तियाँ 4 नंबर पर। इस प्रकार सबसे अधिक राज्य और माल सेवा कर प्राप्तियाँ हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डी बी ए। पहले नंबर पर हो जाए भूमि राजस्व प्राप्तियाँ, दूसरे नंबर पर स्टाम्प पंजीकरण प्राप्तियाँ, तीसरे नंबर पर राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ और चौथे नंबर पर हो जाएगा राज्य माल और सेवा कर से प्राप्तियाँ। ये सबसे अधिक है, इसलिए ये सबसे लास्ट में बढ़ते क्रम में जमाना है। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है? उदयपुर, बांसवाड़ा, जालौर, जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जालौर। इसके बारे में जान लेते हैं। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सुगड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी तक था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है? और अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझरिया, भुवनेश्वरी देवी। कृष्णा पुनिया का संबंध हो जाएगा डिस्कस थ्रो से। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक शूटर, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक खिलाड़ी है और भुवनेश्वरी देवी स्क्वैश खिलाड़ी है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले में 4 कृष्णा पुनिया का संबंध डिस्कस थ्रो से, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक शूटर, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक खिलाड़ी, भुवनेश्वरी देवी स्क्वैश खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ है केंद्र बाजार, दूसरी तरफ है जिला। जैविक खाद्य बाजार बांसवाड़ा, किन्नू उत्कृष्टता केंद्र अलवर, प्याज और सब्जियां उत्कृष्टता केंद्र श्री गंगानगर, आम उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जैविक खाद्य बाजार। किन्नू का तो हो जाएगा श्री गंगानगर, किन्नू का हो जाएगा श्री गंगानगर। प्याज हो जाएगा हमारे अलवर। आम उत्कृष्टता केंद्र हो जाएगा बांसवाड़ा। जैविक खाद्य बाजार हो जाएगा जोधपुर, कोटा और उदयपुर। पहले में 4। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक खाद्य बाजार जोधपुर, कोटा, उदयपुर, किन्नू उत्कृष्टता केंद्र, श्री गंगानगर। प्याज हो जाएगा अलवर में। जैविक खाद्य बाजार जोधपुर, कोटा, उदयपुर। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। विरासत स्थल जिला केवलादेव पार्क हो जाएगा भरतपुर में। कोंबलगढ़, राजसमंद, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, जंतर मंतर, जयपुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले में 2 केवलादेव भरतपुर, कोंबलगढ़ राजसमंद, गागरोन झालावाड़, जंतर मंतर जयपुर। इसकी डिटेल देख लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। घने वृक्ष तालाब तथा शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है। इसे 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभयारण्य तथा 1985 में विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सदियों से आते हैं। 18वीं सदी के मध्य भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया। जंतर मंतर। जयपुर के संस्थापक स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है। जयपुर की यह वेधशाला, इसे जंतर मंतर कहते हैं, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे बनाए गए जटिल यंत्र को समय को मापने, सूर्य की गति व कक्षाओं को निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। गागरोन का किला। यहाँ के शासक अचलदास खिची जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए थे तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर कर लिया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक है और पहाड़ी और जल किले की प्रत्येक गागरोन का किला राजस्थान की शान है। आहू, काली सिंध नामक नदियों से घिरा इस किले की भव्यता, सुंदरता का पलक निहारने का मन करता है। किले के बाहर सूफी संत मीठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरोन किले का निर्माण बिजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। 3 नदियों के संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। अगला है कोंबलगढ़। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन आदर्शों के रूप में बना कोंबलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। कोंबलगढ़ हो जाएगा गिरी दुर्ग। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कोंबलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कोंबलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8
घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एस्ट्रक्शन वास्तु से की। दुर्ग के भीतर जालीबाग, बावड़ी, खुम्ब स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का माल्या, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहाँ उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, राणा प्रताप का जन्म हुआ। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ का शासक बनना, अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नज़र से बचने के लिए अपनी रिहाइश को गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित करना, दिवेर की विजय 1582। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा BC AD। ऑप्शन ए। सबसे पहले 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। इस प्रकार हमारा सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़ का शासक बनना। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। इसमें पहले तो मेवाड़ का शासक बनना 1572। उसके बाद हो जाएगा अपनी सैन्य तैयारी को मुगलों की दृष्टि नज़र से बचने के लिए अपनी रिहाइश को गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित करना दूसरे नंबर पर ये। तीसरे नंबर पर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। इसके बाद दिवेर की विजय 1582। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए BC AD। ऑप्शन ए। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। 18 जून 1576 ईस्वी को खमनोर के पास मुगल सेना प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हर रावल अग्रणी दस्ता का नेतृत्व किंकासुर कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जालाभिदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर लिया। प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध निर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू किया। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिया। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर
आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। यह छोटी सी मेवाड़ी सेना की बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण है कि कर्नल टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। (1585) के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1593 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1593 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी वीर कार्य और उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला है, जयपुर प्रजा मंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए रमा देवी, बी किशोरी देवी, अंजना देवी चौधरी, डी जानकी देवी बजाज। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जानकी देवी बजाज। जयपुर प्रजा मंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष जानकी देवी बजाज को चुना गया। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। चित्रा महल एक तरफ है पर्यटन स्थल, दूसरी तरफ स्थान, तो चित्रा महल हो जाएगा बूंदी में। चित्रा महल बूंदी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। अभेड़ा महल कोटा, सुनहरी कोठी टोंक। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले में दो, चित्रा महल बूंदी, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, अभेद्या महल कोटा और सुनहरी कोठी टोंक। डिटेल देख लेते हैं इसकी। चित्र महल बूंदी। बूंदी का चित्र महल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था, जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे। बहुत से तालाब थे जिनमें विविध प्रजातियों की अनोखी व विदेशी मछलियां हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए चित्रमहल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों और छतों को बेहद सुंदर व आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है। पुराने ज़माने में 18वीं सदी के दौरान बूंदी शहर में मिनिएचर पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था। यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं के युद्ध के दृश्यों तथा हाथियों, राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में ही देखने को मिलते हैं। चित्र महल में एक और चित्रशाला भी है जिसमें महाराजा उमेद सिंह जी के आदेशों से बनाया गया था। यह चित्रशाला चूँकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है, इसलिए यहाँ बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी तथा मौसम की नमी से भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। विजय स्तंभ। यह महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में सन 1440 ईस्वी में बनाना शुरू किया, जो कि 8 वर्षों में निर्मित हुआ। शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया 9 मंजिला स्तंभ है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ अलंकृत की गई। इसमें ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियाँ का रास्ता है।
ऊपर जाकर बालकनी से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। अयोध्या महल। अयोध्या महल का निर्माण 18वीं सदी में कराया गया। कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित करवाया गया था, जिसमें राजकुमारी धीरदेव द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जीव पक्षी इस और आकर्षित हो सके। महाराजा अमृत सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था। अयोध्या का ये तालाब इसी के लिए प्रसिद्ध है। सुनहरी कोठी। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी एक या गोल्डन मैंसन है, जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआं के पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से साधारण सी लगती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है। शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से सौभाग्यमान कमरा मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी पूरा राजस्थान के जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। सबसे पश्चिम में आ जाएगा जैसलमेर 1 नंबर, जैसलमेर के बाद जोधपुर 2 नंबर, जोधपुर के बाद आ जाएगा अजमेर 3 नंबर, फिर दौसा 4 नंबर, फिर 5वें नंबर पे आ जाएगा धौलपुर सबसे पूर्व में। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए CBE D है। चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें सबसे छोटी चोटी हो जाएगी रघुनाथगढ़ 1 नंबर, 2 नंबर हो जाएगी कुंभलगढ़, उसके बाद 3 नंबर अचलगढ़, 4 नंबर हो जाएगी जरंगा, 5 नंबर हो जाएगी दिलवाड़ा। इसमें दिलवाड़ा चोटी सबसे बड़ी है और इसमें सबसे छोटी हो जाएगी रघुनाथगढ़। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C DAECB। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरंगा और दिलवाड़ा। अगला प्रश्न है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। जैसलमेर दुर्ग, वन दुर्ग, सिवाना दुर्ग, धानवन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, ओदग एरण दुर्ग, जालोर दुर्ग, ओदग दुर्ग। इसमें जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा, धानवन दुर्ग, सिवाना दुर्ग, वन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, ओदग दुर्ग, जालोर दुर्ग, एरण दुर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C जैसलमेर दुर्ग, ओदग दुर्ग और सिवाना दुर्ग, वन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, ओदग दुर्ग, जालोर दुर्ग, एरण दुर्ग। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। जन आंदोलन और व्यक्तित्व। हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित है। पंडित नैनोराम मेवाड़ प्रजामंडल से हैं। माणिक्यलाल वर्मा जयपुर प्रजामंडल से हैं। कपूर चंद पाटनी धौलपुर से हैं। कृष्णदत्त पालीवाल
इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले में 3। हाड़ौती में पंडित नैनूराम, मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा, सी में सेकंड कर्पूर चंद पाटनी और धौलपुर पंजाब मंडल में हो जाए कृष्णदत्त पालीवाल। इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन दुर्ग, गिरी दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि से बना दुर्ग दानवन दुर्ग, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। सगड़ बिहड़ वन में बना दुर्ग वन दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। ऐरण दुर्ग वे दुर्ग जो मार्ग, खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग। फारिक दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, भरतपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वह फारिक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। मेला और स्थान। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में, ऑप्शन 3। भरतहरी मेला अलवर, करणी माता देशनोक बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर। पहले में 3, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4। इसकी डिटेल देख लेते हैं। खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। भरतहरी मेला। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतहरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। करणी माता मेला। बीकानेर जिले की नौका तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौर राजघराने की कुल देवी करणी माता का मंदिर स्थित है। यहाँ के चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत वे स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र एवं अश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। शीतला माता मेला। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डोंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी में स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा महादेव सिंह ने करवाया। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे सुसज्जित बैलगाड़ी से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मात्र रक्षिका देवी के रूप में पूजित हैं। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेड शीतला तथा सेडल माता के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सीथियन के वंशज हैं? डॉक्टर BR। ऑप्शन ए गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन बी चंद्रवरदाय, ऑप्शन सी डॉक्टर BR भंडारकर, ऑप्शन डी जेम्स टोड। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स टोड। विदेशियों की संता। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है? रामदेव जी, कल्ला जी, अड़भू जी, मल्लीनाथ जी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्ला जी। अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का दृढ़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंचा। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा शस्त्र दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग कहा गया? ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी सिवाना दुर्ग। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग के स्थापत्य का विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। इस दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर स्थित है। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी राजकुंटिया रचना प्रस्तुत की? ऑप्शन ए केसरी सिंह बारठ, स्वामी विवेकानंद, सज्जन कीर्ति सुधाकर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केसरी सिंह बारठ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन ए सावरओरे, मेजर बर्टन, मैकमोहन और मॉरिसन। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेजर बर्टन, ऑप्शन बी। कुहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा हमीर, ऑप्शन सी महाराणा मोकल, ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। कुंभा एक विद्वान एवं
विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एक महात्म्य में से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति में रुचि रखता था। संगीतराज, संगीत रत्नाकर, संगीतराज, संगीत मीमांसा व सूढ़ प्रबंध इसके द्वारा रचित थे। संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध इसके द्वारा रचित थे। ऐसा माना जाता था कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इसके काल में कवयित्री और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और परिस्थितियों में महाराणा कुंभा व महाराजाधिराज राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। राजस्थान की भौतिक प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अधिकांश पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान 33 सागर का अवशेष है। राजस्थान की अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा जैसी राजस्थान की लवणीय झीलें 33 सागर का अवशेष है। अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जो राज्य को 2 भागों में बांटती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन सही। मतलब अधिकांश पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान 33 सागर का अवशेष है, ये भी सही हो जाएगा। अरावली राजस्थान के अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा राजस्थान की लवणीय 33 सागर के अवशेष हैं। अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं, जो राज्य को 2 भागों में काटती है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अरावली के उत्तर पश्चिमी और पश्चिम में विस्तारित है। इसकी औसतन ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर तक है। यह गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर, सिरोही जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र बालू से आच्छादित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, डी। ए, सी, डी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी औसतन ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर ना होकर 150 से 300 मीटर है। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोस्तों, आज के ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।